तो यहाँ पर एक चीज ये समझ लो कि जो वर्क डन है ना, आपको अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना था। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे होंगे, एंड वो जो हम काम करेंगे वो mg के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर समझनी है। और mg, क्योंकि ऐसा है, mg जो है इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है इस मास का, तो इसके अगेंस्ट ही आप ऐसे काम कर रहे होगे, तभी तो वो हाइट पर ऊपर जा रहा है, मतलब उसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। इसलिए फोर्स जो है वो यहाँ पर mg के बराबर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमने ये निकाल लिया था, वर्टिकल डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद ये mg जो है, mg में मास आपको 1 kg दिया हुआ है, और g की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो 1 × 10 ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया, यानी कि 50 जूल हो गया। ठीक है, और अगर मान लो ये बोलते कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी निकालना है आपको वर्क डन, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन कितना होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये आपका क्या हो जाता, डी कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, यानी कि डी कॉस 30 हो जाता, और फिर मतलब जो भी होता, और डी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 मीटर के बराबर दी है, और कॉस 30 यानी कि √3/2, तो 5√3 ये हो जाती साइड। और अगर यहाँ पे अगर आप फोर्स की बात करते, तो फोर्स यहाँ पे जो काम कर रहा होता, क्योंकि mg तो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, तो फिर ये है कि 10 न्यूटन, ये जो आपका फोर्स आपने ये जो लगाया हुआ है, ठीक है, फिर यही वाला काम करता हॉरिजॉन्टल में, अगर हम इसको लेते तो। या हो सकता है कि इसके भी हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो तब सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन बस आपको यही समझना है कि जब हॉरिजॉन्टल में अगर पूछा जाता, तो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट लेते, और अगर टोटल की बात करी जाती कि नेट वर्क डन यहाँ पर कितना हो रहा है, तो फोर्स जो 10 न्यूटन दिया वही लेते, और जो डिस्प्लेसमेंट आपको 10 मीटर दिया वही लेते। ठीक है, तो बस ये चीज आपको समझनी है। जब उसने वर्टिकल बोल दिया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका मतलब है कि आप जो है परपेंडिकुलर वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को ये वाला। यस सर। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये समझ लो आप, जो मैं पहले बता दूं आपको, तो ये है कि कल जो है क्लास नहीं है। ठीक है, बिकॉज कल मेरा एग्जाम है मॉर्निंग में, तो कल जो है क्लास नहीं है। तो कल के लिए आपके लिए जो है एक होमवर्क है। तो होमवर्क बेसिकली ये है कि जो क्लास 11th में बायो में चैप्टर्स हैं, सेल, और दूसरा है सेल साइकिल वाला। ठीक है, एक हो गया सेल हो गया आपका, और दूसरा है सेल साइकिल एंड डिवीजन करके। ये आपने रिवाइज करने हैं अपने एंड से जितने हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन ये आपको रिवाइज करने हैं। तो परसों जब मॉर्निंग में क्लास होगी, तो मैं इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछूंगा वर्बली। ठीक है, तो लाइक एक ओरल टेस्ट होगा इन दोनों चैप्टर का। तो ये आपको कल रिवाइज कर लेना है, बिकॉज कल क्लास नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा मैं आज इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये दोनों चैप्टर प्लीज कर लेना। और अगर इसके रिगार्डिंग लाइक किसी को कुछ मतलब लेक्चर वगैरह देखना है, तो जो मैंने प्रीवियस बैच में करवाया था, अगर आप चाहो तो वो देख लेना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़नी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है बस इन दो चैप्टर की। ठीक है, तो ये होमवर्क कर लेना, और कल क्लास नहीं होगी, और उसके बाद परसों होगी। ठीक है, मॉर्निंग में, संडे को। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं वापस से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स ऑफ, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि एक फोर्स है F = 20 + 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. तो work done by this force to move the particle from y = 0 to y = 1 meter. किया किसी ने ये वाला?
बी। ठीक है, तो देखो इसे करना बहुत सिंपल है। ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2019 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या है, यहाँ पर ये जो फोर्स की इक्वेशन दी है ना, तो यहाँ पर ये बोला है कि भाई एफ जो फोर्स है वो आपका न्यूटन में है, और वाई जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है किसमें, मीटर में। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो वेरी करेगा, यानी कि ये जो फोर्स आपको दिया गया है ये एक टाइप का वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, और अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे कांस्टेंट फोर्स के करे हैं, जिसमें हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये एफ होता है वो आपका कांस्टेंट फोर्स होता है, एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो भी आपका एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो फोर्स आपको दिया है ये एक टाइप का वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के केस में आप जो मतलब करते हो, क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हो वर्क डन की, उसमें आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो आपका वर्क डन होता है ये बेसिकली क्या होगा, एफ डॉट डी वाई। ठीक है, और इसको आप लिमिट में रख सकते हो y1 से y2, क्योंकि आपको इसमें दिया हुआ था कि लाइक 0 से 1 मीटर के बीच में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो देखो इसे समझना कैसे होता है ना, ये एफ डॉट डी वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने आपको इस तरीके का कोई ग्राफ दे दिया, सपोज। ठीक है, इस तरीके का मैंने आपको एक कर्व दे दिया, एंड उस कर्व में मान लो क्या बोलते हैं, इधर की तरफ फोर्स है, यानी कि इधर फोर्स है और इधर इधर आपका वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप जब ये कर्व देखोगे, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप क्या बनाते हो, अगर आप एक कर्व बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, तो उसका एरिया जो है वो आपको वर्क डन देता है। ये चीज भी ध्यान रखना, बिकॉज मैंने आपको बताया था जब हम ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज वहां पर ये बताई थी कि कभी भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाते हैं और हमें ये पता होता है कि भाई उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें कोई तीसरी क्वांटिटी देगा, तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्राफ होगा उसके अंदर का जो एरिया है वो हमेशा वही वाली क्वांटिटी देता है अगर वो आपस में मल्टीप्लाई है। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इन दोनों को आप ग्राफ प्लॉट करोगे इन दोनों के आपस में, तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने आपको बताया था, मान लो आप एक ग्राफ बना रहे हो जो कि वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में जो भी एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई में अगर होकर तीसरी क्वांटिटी देती हैं, तो अगर आप उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो तीसरी क्वांटिटी हमको उस ग्राफ के एरिया से मिल जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फोर्स आपका यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आगे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लेकिन फोर्स आप देखोगे तो वो वेरी कर रहा है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि एक छोटी सी हमने स्ट्रिप मान लेते हैं। ये छोटी सी जो स्ट्रिप होती है वो हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज कि ये डी वाई लेंथ की है। ठीक है, किसकी है, डी वाई लेंथ की। और इस डी वाई लेंथ की स्ट्रिप के लिए हम ये मान सकते हैं कि भाई फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रही होगी। ठीक है, मान लो इतनी पतली सी स्ट्रिप ले रहे हैं, तो इस पतली सी स्ट्रिप में जो फोर्स रहा होगा वो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि भाई कांस्टेंट रहा होगा इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर एफ डॉट डी वाई अगर इसका जो है एरिया हो जाता है, तो ये हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन ये वर्क डन कैसा होगा, डी डब्ल्यू के बराबर होगा, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन है इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी वाई हो जाएगा। तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई। जब भी डी डब्ल्यू का मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी, एंड उस छोटी सी क्वांटिटी को आपको पूरा बड़ा सा क्वांटिटी बनाना है, तो आप क्या कर देते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हो। तो जब आप इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन से ये डी मतलब डिफरेंशिएशन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे फंक्शन, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, वर्क डन बचेगा। और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें लिमिट्स लगा देंगे y1 से y2, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां तक हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको ये वाला एक फॉर्मूला मिल जाता है, आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन करके रख लेना। जब भी आपको वेरिएबल फोर्स दिया हो या फोर्स की कहीं पर इक्वेशन दी हो, तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। अब आपके लिए इजी हो चुका है इसको सॉल्व करना।
कैसे करोगे? तो बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे एफ डॉट डी वाई। एफ आपको दिया हुआ है 20 प्लस 10y इंटू डी वाई, और लिमिट आपको यहाँ पर रखनी होगी 0 से 1, बिकॉज आपसे ये बोला गया है आपसे यहाँ पर ये जो बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से 1 मीटर के बीच में है, ठीक है। तो ये कर लोगे तो 20 का इंटीग्रेशन करोगे 20 डी वाई हो जाएगा 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy 0 से 1। तो 20 को आप बाहर निकाल सकते हो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ये 0 से 1 हो गया dy प्लस 10 यहाँ बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ y dy 0 से 1। ये करने के बाद 20 इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाता है, y के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप लिमिट लगाओगे 0 से 1 प्लस 10 वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू वाई टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया, और 0 से 1 आप लिमिट रख दोगे तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिमिट रख सकते हो, ठीक है। तो 20 हो गया, और उसके बाद 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। और उसके बाद 1 माइनस 0 1 हो गया, तो 20 इंटू 1 20 हो गया प्लस 10 1 बाई ये 1 बाई 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी 1 बाई 2 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर है बिकॉज ऊपर y 1 है ना। तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये 1 बाई 2 बचेगा, और 0 स्क्वायर बाई 2 ये 0 हो गया, तो ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया 25 जूल। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स ये आपको दिया हुआ है, और इसमें भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर मूव कर रहा है। तो f और x अगर ऐसा यूनिट में मेजर किए जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और y क्या आपका वर्क डन है, मतलब w की वैल्यू निकालिए। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व करा, यही सेम आप कर लोगे, ठीक है। तो कर लोगे ना ये वाला, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है, ठीक है। चलो कर लिया है तो अच्छी बात है, बाकी जिसने नहीं करा वो कर लेना। फिर नेक्स्ट है अ फोर्स F is equal to minus k by x square acts on a particle in x direction. Find the work done by the force in displacing the particle from x equal to minus a to x equal to 2a. ये कर लोगे? बताओ। ठीक है फिर कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आपने 1 बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और फिर बस लिमिट्स लगा देनी है। लिमिट्स आपको यहाँ पर दी हुई है माइनस ए से लेके 2a तक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो ये 23rd नंबर लिखा है इसमें, कि यहाँ पर जो है आपको क्या दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल 10 टू द पावर माइनस 20 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। ये किया है किसी ने? बोलो। ए, ठीक है। चलो रेशमा बताओ कैसे किया। सर इन्होंने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.60 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 जूल। अच्छा, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 कर देते हैं हम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने दे रखा है
तो ऐसे ही अगर हमें 10 टू की पावर -21 जूल की निकालनी है, तो हम 10 टू की पावर -21 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, ठीक तो है, उससे हमें 6.25। चलो ठीक है, गुड। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। एक्चुअली हम क्या करते हैं, आपको पता है, जो हमने एनर्जी कैलकुलेशन की है वो हमने जूल में करी, और अर्ग में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वो आपकी सीजीएस यूनिट होती है। तो यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट भी ध्यान रखनी है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट आपकी ये मॉडर्न फिजिक्स में काफी यूज होती है, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये काफी ज्यादा यूज होती है, या फिर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका इतना होता है। अब ये आया कैसे है ये भी यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। वैसे तो हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी तब देख लेंगे। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपने एक टर्म सुना होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मे बी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं कहीं पर भी, तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वर्क डन कितना हुआ है किसी चार्ज के थ्रू, वो चीज हमें क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है, ठीक है। और अगर दो जगह कहीं पर भी पोटेंशियल प्रेजेंट होगा अलग अलग, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल का मतलब क्या है, अगर हिंदी में आप देखोगे, पोटेंशियल का मतलब है कि किसके पास कितनी ताकत है, ठीक है, कितना उसके पास पोटेंशियल है। तो यानी कि W/Q का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज पे कितना काम किया गया है, ये हमें बताता है कि उस चार्ज के पास कितनी ताकत आ चुकी है। यानी कि जितना उस पे काम किया जाएगा भाई, उतनी ताकत तो वो ले लेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके का एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो गया। तो आप जब इसी चीज को एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हो, अगर आप एक पोटेंशियल जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, W/Q की जगह में स्मॉल ई रख देता हूँ। स्मॉल ई का जो मतलब होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये क्या होता है स्मॉल ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। या आपने केमिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, या जब आप वो करते हो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, तो उसमें भी पढ़ते हो ये। तो ई का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम के बराबर होता है, ठीक है। कई बार इसके साथ नेगेटिव साइन भी यूज करते हैं, बिकॉज नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो W/E हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं इस W को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यानी कि वर्क डन कितना हुआ है, तो वो मेरा हो जाएगा V इंटू ई, या आप बोल सकते हो EV, ठीक है। तो यही EV आ गया। तो यही जो आपका क्या बोलते हैं, ईवी है, यानी कि 1 EV इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ ये वर्क डन देखना चाहते हो, मतलब ये जो जूल आया है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो आपका हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर 1 जूल का काम होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अगर जूल में आप क्वांटिटी देखोगे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस सर। तो यहाँ से जो है ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाता है। बस अब इसको यूज कर लेना। क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया था कि भाई 10 की पावर -21 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब है कि 1 जूल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। और 10 की पावर -21 अगर आपको निकालना है, तो इसको पूरे को आप 10 की पावर -21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही करना था इसमें।
उसके बाद नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये इसीलिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि व्हेन अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड ही फाइंड्स दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जो है जरूर कर लें। तो ये इसका आंसर क्या है, वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है, बताओ। बताओ भाई। बी। ठीक है, और बाकी किसी ने नहीं किया क्या? नंदिता, क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं है क्या? एक भी आंसर नहीं मिला है मुझे अभी तक। सर किया था शुरू के। नहीं, शुरू के कौन से किए थे? आंसर तो एक भी नहीं आया आपका। और दीक्षा, दीक्षा कल आए थे आप क्लास में या आ रहे हो कुछ दिन से आप क्लास में? सर कल नहीं आई थी, नेटवर्क इशू था ना। अच्छा, तो ये इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे? सर मैंने नहीं करा। नहीं करा? अच्छा, परसों आए थे क्लास? यस सर। ठीक है, तो चलो कल देख लेना इसके जो भी रह गई है क्लास, ठीक है। ओके सर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने कैसे होते हैं, जो चीज आपको दी है बस वो चीज आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि व्हेन अ मैन इंक्रीजेस स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड ही फाइंड्स दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी रही होगी? बहुत इजी सा क्वेश्चन है अगर आप इसे समझो। तो ये बोला है कि भाई उसने जब 2 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमने इनिशियल वाली मान ली जो उसकी पहले थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हमने के ई डैश मान लिया। और इस वाले केस में बेसिकली हुआ क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो हुई है बाद में, उसमें 2 मीटर पर सेकंड की जब उसने स्पीड बढ़ाई थी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डबल हो गई थी, ठीक है। तो के ई डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ के ई है। और ये किसके बराबर है? ये आपकी तब है जब आपने जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी थी, यानी कि पहले v थी तो v+2 कर दिया आपने, ठीक है। तो अब ये बताना है कि भाई ओरिजिनल स्पीड यहाँ पर की कितनी होगी, यानी कि v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है 2ke इज इक्वल टू हाफ एम v+2 का स्क्वायर। अब 2 ये रखा और के ई की वैल्यू आप ये वाली यहां से रख सकते हो जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। ये कितना हो जाएगा? हाफ एम v+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो से ये दो कैंसिल हो गया और ये m से ये m कैंसिल हो गया। तो 2v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर v+2 का होल स्क्वायर। तो ये 2v स्क्वायर हो गया और राइट साइड में कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। v स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू वी इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4v हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड में ले जाओ, 2v स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, v स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड से लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स ले, तो ये कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो एक इक्वेशन है ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमको इसको सॉल्व करना है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, लाइक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसे आप बेसिकली कर कैसे सकते हो, आप ये जो लास्ट में जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे 4, इस 4 के ऐसे फैक्टर करो कि उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये बीच वाला मिल जाए। ठीक है, तो 4 जब आप देखोगे या -4 है बेसिकली वो, तो -4 को आप -2 लिख सकते हो। तो इसको मैं इसी तरीके से यूज कर लूंगा, -4v जो है मैं इसको -2v लिख लूंगा, -4 इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। लास्ट में जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती है इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो सो दैट कि बीच वाले टर्म का या तो ऐड होके वो बन जाए या फिर सब्ट्रैक्ट होके वो बन जाए। तो -4 को हमने -2 में तोड़ा और -2 आपका -4v के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, यहां पर ये चीज देख लो, v स्क्वायर -2v में आप क्या करोगे, v आपने कॉमन निकाला, v बचा ब्रैकेट में, v -2 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आप क्या करोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, -2 कॉमन निकालोगे, जो कॉमन आप निकाल सकते हो वो आपको निकालना होगा। तो -2 जब आप इतने पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन निकाल लोगे तो यहां बचेगा v, और उसके बाद आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि अंदर भी जो है वो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इससे जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जब हमने ये चीज करी तो आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन निकालता हूं तो मेरे को यहाँ पर v+2 मिलेगा इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हो तो ये जो ब्रैकेट में आया है और ये जो ब्रैकेट में आया है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ v-2 आ रहा है, यहाँ v+2 आ रहा है, यानी कि हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक लौता मेथड बचता है, वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे ध्यान कर लो बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है बेस्ट है, क्योंकि अगर आपसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना लगाओ और आप इससे भी डायरेक्टली कर लो तो इससे आपके सारे आंसर आ जाते हैं। लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग के यही कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसर नहीं आया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक इक्वेशन हमें दी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई इक्वेशन दी है आपको, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले यहाँ पर d कैलकुलेट करते हो। d जो होता है वो आपका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसे। तो d जो है वो आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। b² - 4ac का मतलब है कि ये b है और ये a हो गया और ये c हो गया, तो इस वैल्यू को यूज करके आप b² - 4ac निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का, जो कि x के बराबर है, वो हो जाता है -b + √d/2a। तो एक तो सोल्यूशन ये होता है और दूसरी जो वैल्यू होती है सोल्यूशन की वो होती है -b - √d/2a। ठीक है, अब इसको समझ लो करना कैसे है, इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हुए, मान लो मैंने कोई एक इक्वेशन ले ली, 5x² + 10x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो ठीक है यही सही है। तो ये हो गया 5x² + 10x - 8 इज इक्वल टू 0। मान लो मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले d कैलकुलेट करोगे। d अभी हमने देखा क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b यहाँ पर क्या है, 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो d की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b² यानी कि 10 का स्क्वायर आप करोगे, यानी कि ये हो गया -4 × a की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी है, 5। अगर कुछ नहीं दी होती तो 1 मान लेते हैं, तो ये 5 हो गई, इंटू c आपको दिया है ये, c कितने के बराबर है, -8 के बराबर है, ये हो गया। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और 4 × 15 कितना हो गया, 60, 60 × 8 कितना हो गया, 480, यानी कि 580 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -b + √d/2a, और दूसरी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -b - √d/2a। ठीक है, तो -b, b कितना है यहाँ पर, b था आपका 10। ठीक है, d कितना था, 580 था, अपॉन 2a, a कितना था आपका 15 था, 15 था 5 था, 5 था। ठीक है, 5, तो फिर यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई कुछ,
4 इंटू ये 5 ही होगा, ठीक है। 4 5 जा 20 और 28 जा 160, तो ये 160 हो जाएगा। तो ये भी आपका 160 हो गया अपॉन 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया -10 प्लस रूट 160 अपॉन 10। इसे आप चाहो तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपको करना है। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी x इक्वल टू -10 माइनस रूट 160 बाई 10। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन जो है वो ये वाली मिली थी, ठीक है। तो अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर जब करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। v स्क्वायर के आगे देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है। b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। बी एक्स मतलब यहाँ जो v है, v के साथ आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -4 है। तो b की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले d कैलकुलेट करोगे, जो कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के बराबर होता है। बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए जो कि 1 के बराबर है, इंटू सी जो कि -4 के बराबर है। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 32 आ गया। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कितना होगा, -b प्लस रूट डी बाई 2a। एक वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो b की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस रूट डी कितना है, 32 अपॉन 2a का मतलब कितना, 1 है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू निकालोगे, माइनस इंटू -4 माइनस रूट 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस रूट 32 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4 माइनस रूट 32 डिवाइडेड बाई 2। अब आप जो है रूट 32 को जो है कैसे लिख सकते हो, 4 4 जा 16 इंटू 2 32 होता है, तो आप उसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो और क्या क्या बचेगा, 4√2 बचेगा। तो अब 2 अगर आप ऊपर से कॉमन लेते हो तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2 कॉमा 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट। तो ये दो वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएंगी। इस तरीके से ये करना होता है। बताओ समझ आ गया या ऊपर से चला गया। बोलो। आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिर दोबारा देखना इसे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं, तो ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, दो तो मैंने आपको एग्जांपल ही सिखाए हैं कि करने कैसे होते हैं। कैलकुलेशन तो छोटी सी थी, ठीक है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं थी। वो मैंने आपको दो एग्जांपल सिखाए थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको अगला क्वेश्चन और उसका अगला क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं। Two vehicles X and Y have masses 40 kg and 10 kg respectively. Each vehicle is acted upon by a force of 80 Newton. If both vehicles acquire same kinetic energy in times Tx and Ty, then Tx by Ty is, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है इनको करने की कोशिश करना, जो नहीं हुए थे आप लोगों से, ठीक है। तो अब ये देखो ये वाले जो क्वेश्चन है सारे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बिकॉज ये जो अब आगे के क्वेश्चन है बिल्कुल वो आपके काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर बेसिस है, मोमेंटम वगैरह पे बेसिस है। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। तो इन दोनों में आप जो है एक रिलेशन बिठा सकते हो, ठीक है। तो कैसे रिलेशन बिठा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी इंटू वी, इस तरीके से लिख सकते हो। तो हाफ इंटू एम वी की जगह आप पी लिख सकते हो और ये वी हो गया, पी इंटू वी। तो ऐसे भी आप कुछ रिलेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में चाहिए होगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, तो जो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंक्रीज्ड टू 50%। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया है बिकॉज यहाँ पर एक ग्रामर का काफी ज्यादा रोल है। अगर देखो कहीं पर भी ये बोला जाता है कि सपोज कोई क्वांटिटी है एंड दैट क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय, मान लो मैंने लिखा कि x इज इंक्रीज्ड बाय 50%, और मैंने ये लिखा कि x इज इंक्रीज्ड टू 50%, 50 नहीं, चलो एक ये 150 कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिखा कि x इज इंक्रीज बाय 150%, और दूसरी चीज अगर मैंने लिखी x इज इंक्रीज टू 150%, तो ये जो आप प्रिपोजिशन देख रहे हो ना, बाय और टू, इनका बहुत बड़ा रोल है ये समझने में, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कई बार हम इनको सेम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इंक्रीज बाय 150% का मतलब कि x में हमने 150 x बाय 100 जो है ये हमने ऐड कर दिया, यानी कि x में हमने x का 150 गुना ऐड कर दिया। इसका मतलब ये होता है कहीं पर भी अगर बाय लिखा होगा तो 150 गुना x का कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, वो होता है उसका 150 गुना। और अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इंक्रीज टू 150%, तो इसका मतलब है कि x को 150 गुना बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब होगा 150 इंटू एक्स बाई 100, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय मतलब कि उसमें उतना जोड़ दिया गया है, और इंक्रीज्ड टू मतलब उस वैल्यू को उतना पहुंचा दिया गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इंक्रीज टू 150%, इसका मतलब है 150x मतलब 150 गुना किसका, x का, और बाय 150% बोलता हूँ मतलब मैंने x में 150 गुना x का जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब क्लास आप लीव कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन देख लेना, मैं वो क्वेश्चन इसमें से बता दूंगा जो आपको नहीं आए होंगे, ठीक है। अब बाकी सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, इजी इजी से ही हैं, अब सारे कर लेना, जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं परसों अब। और कल जो वो बायो के चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना।